देखो, अब इनफेरेंस में हमारा अगला टॉपिक है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जानने के लिए उससे पहले अगर हम कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी को अच्छे से जानेंगे तो कंसिस्टेंसी का क्वेश्चन इजीली हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंसिस्टेंसी के बारे में कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी को पढ़ेंगे। तो कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन होता है, लेट एक्स एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, इट सेड टू बी कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स इफ एंड ओनली if probability of xn minus x greater than एप्सिलॉन। तो ये क्या जीरो पे जाएगा एज एन टेन टू इन्फिनिटी। तब हम कहेंगे क्या, जो एक्सएन है ये कन्वर्जेंट इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स बोल रहा है। हमारा क्वेश्चन में ऐसे दे देगा, कोई x1 x2 xn दे देगा, जैसे मान लो x1 x2 xn दे देगा, फिर बोल देगा मैक्सिमम ऑफ एक्सएन, मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xn को क्या लिखते हैं, हम एक्सएन लिखते हैं, ये एक्सएन ऐसे लिखते हैं। और पूछेगा कि ये कन्वर्जेंट प्रोबेबिलिटी टू थीटा है कि नहीं है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्सएन माइनस थीटा ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल टू, ये जीरो पे जाना चाहिए कब, एच एन टेंस टू इन्फिनिटी। ये डिफिनेशन समझ में आए। या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सएन ग्रेटर देन एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्सएन माइनस एक्स ग्रेटर देन एप्सिलॉन एज एन टेन टू इन्फिनिटी पर कितना जाना चाहिए, जीरो जाएगा। तब हम कहेंगे कि वो कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी टू एक्स है। या इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्सएन माइनस एक्स लेस आर इक्वल टू एप्सिलॉन। अगर यहाँ पर ये लेस वाला सिंबल रहेगा तब हम क्या, एज एन टेन टू इन्फिनिटी पर वन जाएगा तो हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू किस पर जा रहा है, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स पर है। अगर यहाँ पर एप्सिलॉन को हम लेस देन ले रहे हैं तो हमारा वन पर जाएगा। अगर इसको एप्सिलॉन मॉड एक्सएन माइनस एक्स ग्रेटर देन एप्सिलॉन लेंगे तो ये हमारा किस पर, जीरो पे जाएगा। तब हम कहेंगे कि यहाँ कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स है। कन्वर्जेंस वी डिनोट द कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू एक्सएन, इसको ऐसे डिनोट करते हैं कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स, मतलब कि जैसे इसको ऐसे हम, जैसे हमें जो पैरामीटर पर दिया रहेगा, तो ये मान लो ये एक्सएन कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा के लिए पूछेगा तो हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स एन माइनस थीटा लेस आर इक्वल टू एप्सिलॉन, ये किस पे चला जाएगा, वन पे चला जाएगा। इतना समझ में आया। ये डिफिनेशन क्लियर है। जैसे कि मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे हमें कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी टू एक्स दिखाना है, तो कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन ये है कि अगर हमें एक्सएन को, हम कहेंगे क्या, एक्सएन कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स पर है, तो हमें जैसे मान लो कोई भी दिया रहेगा, मान लो एक्सएन दिया रहेगा, इसको कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू कुछ भी दिया रहेगा, मान लो कुछ भी, मान लो दे दे, कुछ भी दे दे, तो इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे, या तो प्रोबेबिलिटी या मॉड एक्सएन माइनस, यहाँ पर थीटा का, मान लो कुछ भी जो चीज़ दिया रहेगा उसको यहाँ पर लिख दो। मान लो कुछ भी, मान लो दिया हुआ है कुछ भी मॉड में ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ये किस पे, ये जीरो के इक्वल होगा कब, एज एन टेंड टू इन्फिनिटी पर। या ये तो ये फर्स्ट केस है, एक मान लो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर एप्सिलॉन लेस के टर्म में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्सएन माइनस कुछ भी लेस आर इक्वल टू एप्सिलॉन, ये क्या, ये जीरो होगा कब, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। ये समझ में आया। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन माइनस एक्स ग्रेटर देन एप्सिलॉन जीरो होगा। अगर यही इसको लेस वाला केस में रहेगा, यहाँ पर अगर हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स एन माइनस एक्स, मॉड एक्स एन माइनस एक्स लेस आर इक्वल टू एप्सिलॉन, ये क्या, वन पे चला जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। ये डिफिनेशन क्लियर हुआ। अब देखो इसको क्वेश्चन इस पर बेस करेंगे। देखो हमें दिया हुआ क्या, लेट x1 x2 xn be a random variable and y इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xn। तो देन हमें क्या शो करना है, y इक्वल टू क्या है, हमारा मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xn है, तो हमें y क्या कर रहा है, वाई एन कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा। इसका मतलब इसको दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो अभी हमने डिफिनेशन पढ़ा। तो यहाँ पर कुछ भी की जगह पर क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्सएन कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू कुछ भी, तो इसको क्या कर देते हैं, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू कुछ भी
ग्रेटर देन एप्सिलॉन, सॉरी ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स एन माइनस कुछ भी, ये किस पर चला जा रहा था, जीरो पे जा रहा था। डिफिनेशन ये वाला क्लियर है ना? ठीक। तो अब इस वाले केस में देखो, इसको अगर हमें इसको दिखाना होगा तो इसको क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड वाई एन माइनस थीटा लेस देन एप्सिलॉन, ये किस पर चला जाएगा, ये जीरो को होगा कल कब, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। फिर और में दूसरा वाला डेफिनेशन, दोनों में से कोई डेफिनेशन ले सकते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड वाई एन माइनस थीटा लेस आर इज इक्वल टू क्या, एप्सिलॉन। ये किस पे जाना चाहिए, वन पे जाना चाहिए। तो हम सेकंड वाला डेफिनेशन को लेकर चलेंगे, लेकिन उसके पहले हमें वाई एन का पीडीएफ पता होना चाहिए। हमें तो वाई एन का यहाँ पर पीडीएफ दिया नहीं है, हमें यहाँ पर किस चीज़ का पीडीएफ दिया है, एक्स आई का पीडीएफ दिया है। तो एफ एक्स इक्वल टू इसका क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू होगा 1/थीटा जीरो से लेकर एक्स लेस देन थीटा, थीटा जीरो अदरवाइज होगा। तो हम जानते हैं कि देखो हमारा वाई क्या है, इसको वाई एन काटा को वाई भी लिख सकते हैं। तो वाई इक्वल टू क्या है, वाई इक्वल टू हमारा क्या है, मैक्सिमम ऑफ x1 x2 डॉट 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 xn है। तो हमें सी डी एफ पता है, सी डी एफ हम सी डी एफ को क्या लिखते हैं, अगर हमें y का सी डी एफ लिखना होगा एफ वाई वाई इक्वल टू क्या होगा, ये होगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई लेस आर इक्वल टू वाई। हमें इसको हमें हमें वाई का पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए तभी ना हम ये प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, वाई एन माइनस मॉड वाई एन माइनस थीटा लेस देन लेस आर इक्वल टू एप्सिलॉन। जो अगर हमें इसका पीडीएफ पता रहेगा तभी, तो इसको हम पीडीएफ को सीडीएफ मेथड से यूज करके हम निकालते हैं। तो इस वाई की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xn है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम ऑफ x1 x2 डॉट 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 xn। यहाँ तक डाउट है तो बताओ, लेस आर इक्वल टू वाई। अगर कोई नंबर किसी नंबर से अगर सबसे बड़ा नंबर किसी नंबर से छोटा है तो सारे के सारे नंबर उससे छोटे होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, जैसे मान लो हमारे यहाँ पर है, यहाँ पर 10 है। हाँ, मान लेते हैं हमारा वाई एन हमारा क्या है, मैक्सिमम है, ये सबसे क्या है, ये मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर है। तो मैक्सिमम नंबर अगर 10 से छोटा है, अगर वाई एन अपने ग्रुप में सबसे बड़ा है, तो ये 10 से छोटा है, तो इसके सारे के सारे नंबर इससे छोटे होंगे कि नहीं होंगे? हम्म। हाँ, नहीं समझ में आया? जैसे मान लो कोई ट्वेल्थ पास किया हुआ है, तो इसका मतलब कि कंपलसरी है ना कि ये सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब कि वो 8 9 10 सारा का सारा पास किया होगा। तो ये 12 अगर मान लो हमारा बी डॉट एस सी से छोटा होगा, ट्वेल्थ क्लास बी एस सी से छोटा होगा, तो इसका मतलब कि इसके नीचे वाले सारे क्लास के बी एस सी से छोटे होंगे कि नहीं होंगे? तो ये मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xn क्या है, वाई से छोटा है, मतलब इनमें के सबसे बड़ा नंबर वाई से छोटा है। तो ये इसका मतलब क्या है, सारे के सारे नंबर इस वाई से छोटे होंगे। अब समझ में आया? हम्म। तो अब देखो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारा क्या, x1 लेस आर इक्वल टू वाई होगा, x2 क्या लेस आर इक्वल टू वाई होगा, ऐसे डॉट xn क्या होगा, लेस आर इक्वल टू वाई होगा। तो x1 x2 xn हमारा क्या दिया हुआ है, आईआईडी दिया हुआ है, तो सारा इंडिपेंडेंट है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस प्रोबेबिलिटी को तो और आगे करेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये सारे n टाइम मल्टीपल हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, एक्स आई लेस आर इक्वल टू वाई के होल पावर n हो जाएगा। इस वाले स्टेप के बाद ये वाला स्टेप समझ में आया? हाँ, देखो ये भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 लेस आर इक्वल टू वाई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 लेस आर इक्वल टू वाई। ऐसे ही करते करते हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ xn लेस आर इक्वल टू वाई, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट दिया हुआ है, x1 x2 x2 आईआईडी दिया हुआ है, तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट है, तो इसका सारा प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो सबका पीडीएफ सेम ही है, तो ये कितने टाइम्स आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई लेस आर इक्वल टू वाई कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा,
लेस इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक क्या ये सबको हम अलग अलग इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। उससे अच्छा है एक का प्रोबेबिलिटी निकालें फिर n से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि सारा का पीडीएफ सेम ही है। ये वाला स्टेप क्लियर। तो हमारा एफ एक्स क्या हुआ 1/θ। तो इसको देखो हमें इसका प्रोबेबिलिटी निकालना होगा। तो इसका रेंज क्या है 0 से लेकर थीटा है, लेकिन इसका लोअर लिमिट 0 होगा, अपर लिमिट यहाँ पर क्या होगा y होगा एफ एक्स डी एक्स टू दी पावर n। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0 to y 1/θ dx टू दी होल पावर n। यहाँ तक क्लियर है। तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/θ हमारा क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, और एक कांस्टेंट है और 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x 0 से लेकर y। यहाँ तक क्लियर है कि होल पावर n। अब इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट वैल्यू रख देंगे तो अपर लिमिट क्या आ जाएगा y/θ आएगा, फिर लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो इसके पावर होल पावर n आ जाएगा। इसको क्या लिखेंगे y टू द पावर n थीटा टू द पावर n। ये हमारा क्या आया CDF आया f ऑफ y आ गया। अब यहाँ से इसको हमें PDF निकालना होगा। तो हमारा f ऑफ हम जानते हैं कि CDF से PDF निकालना होता है, तो CDF को एक बार हम डिफरेंशिएट कर देंगे y के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिल जाएगा y का PDF मिल जाएगा। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो n y टू द पावर n-1 थीटा टू द पावर n। यहाँ तक क्लियर है। और इसका भी रेंज हो जाएगा 0 से लेकर y लेस देन थीटा 0 अदरवाइज। ये एफ वाई का PDF क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है ये वाला चीज, ये वाला स्टेप। हाँ या ना बताओ, अगर नहीं है तो बताओ मैं आगे एक्सप्लेन करूँ। अब हमें क्या हमें तो y का PDF मिल गया। हमें हमें क्या चाहिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ yn। इसको yn को ऐसे भी हम केवल y भी लिख सकते हैं, क्योंकि बार बार yn क्या लिखना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ yn लेस देन थीटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड yn माइनस थीटा लेस देन एप्सिलॉन, ये निकालेंगे। फिर उसके आगे हम लिमिट लगा देंगे तो ये क्या 1 पे अगर जाएगा तो हम कहेंगे कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी टू थीटा है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे हम यहाँ से निकालेंगे। आप देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ y मॉड माइनस y माइनस थीटा लेस आर इक्वल टू एप्सिलॉन। तो इसको इस मॉड को ओपन करेंगे तो हमारा क्या आएगा दो ये माइनस एप्सिलॉन लेस आर इक्वल टू y माइनस थीटा लेस आर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा थीटा माइनस एप्सिलॉन थीटा माइनस एप्सिलॉन लेस आर इक्वल टू वाई लेस आर इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस में थीटा। यहाँ तक क्लियर है। तो अब हमें इसको इंटीग्रेशन करना है। तो अगर हमें इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है तो देखो हमारे y का रेंज क्या दिया हुआ है। y का जो हमारा PDF है y का हमारा PDF कहाँ है 0 से लेकर थीटा के बीच में हमारा PDF क्या है n। 0 से लेकर थीटा के बीच में हमारा यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू क्या है 0 से लेकर थीटा के बीच में n y टू द पावर n-1 n y टू द पावर n-1 डिवाइड बाई थीटा टू द पावर n है। और थीटा के बाद हमारा एफ एक्स क्या हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। और फिर ये थीटा का पहले हमारा एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। और जो हमारा जो एप्सिलॉन होता है बहुत छोटा नंबर होता है। एप्सिलॉन जो होता है एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मतलब बहुत ही स्मॉल नंबर होता है ये। तो अगर ये हमारा थीटा है, अगर थीटा में एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या है एप्सिलॉन बहुत छोटा नंबर है। तो ये वाला चीज़ क्या है लेस देन थीटा आएगा, मतलब ये 0 से बड़ा ही रहेगा। ये जो थीटा माइनस एप्सिलॉन होगा वो लेस देन थीटा रहेगा, लेकिन वो 0 से बड़ा रहेगा। ये वाला चीज़ ये 0 से बड़ा रहेगा और एप्सिलॉन से छोटा रहेगा, थीटा से छोटा रहेगा। ये वाला समझ में आया। और इसमें देखो अगर थीटा में थोड़ा सा भी एप्सिलॉन प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन थीटा हो जाएगा। तो हमें इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है हमें इंटीग्रेशन करना है। हमें अगर हमें इसको प्रोबेबिलिटी निकालना होगा तो इसको प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या आएगा बेसिकली ये आएगा थीटा माइनस एप्सिलॉन प्लस में थीटा क्या आएगा एफ वाई डी वाई
लेकिन हमें इसको रेंज में ब्रेक करेंगे। इसका रेंज हमारा क्या दिया रहा है, 0 से लेकर थीटा है, फिर थीटा के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा करें और सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसको रेंज कैसे लिख सकते हैं, थीटा माइनस एप्सिलॉन 1 एफ वाई डी वाई प्लस में क्या 1 से लेकर थीटा प्लस एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन प्लस थीटा, ये एप्सिलॉन प्लस में थीटा एफ वाई। ये वाला स्टेप मैंने तोड़ा, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये वाला स्टेप नहीं समझ में आया? क्यों, देखो हमें इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है, हमें ये थीटा माइनस एप्सिलॉन से लेकर थीटा प्लस में एप्सिलॉन तक करना है। लेकिन हमारा एक्स का रेंज क्या दिया हुआ है, वाई का रेंज दिया हुआ है क्या, 0 से लेकर, सॉरी 0 से लेकर यहाँ थीटा तक वैल्यू हमें दिया हुआ है, इसका कुछ वैल्यू है। लेकिन इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा फंक्शन, इसके बाद हमारा इधर हमारा फंक्शन मिल रहा है एफ एक्स इक्वल टू एन वाई टू द पावर एन माइनस वन थीटा बाई एन। इसके बाद हमारा फंक्शन का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो हम इस फंक्शन को हम ब्रेक कर दे रहे हैं, थीटा माइनस एप्सिलॉन से लेकर 1 तक एक इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी 1 तक नहीं, यहाँ पर थीटा होगा, सॉरी यहाँ पर थीटा होगा, यहाँ पर थीटा होगा। क्योंकि देखो हम पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं इस वाले फंक्शन को, फिर इसके कहाँ से, हाँ हाँ मैं करता हूँ। देखो देखो हमारा एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन बहुत, 0 से छोटा नंबर है, मतलब 0 से बड़ा नंबर है, 0 के एकदम नज़दीक वाला नंबर है। तो अगर हम थीटा है, थीटा में अगर हम एप्सिलॉन घटाएंगे तो ये क्या होगा, ये लेस देन थीटा होगा, और ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो मतलब कि थीटा माइनस एप्सिलॉन 0 और थीटा के बीच में बिलोंग करेगा। अगर थीटा में थोड़ा सा भी एप्सिलॉन कुछ प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन थीटा हो जाएगा। तो ग्रेटर देन थीटा हो जाएगा मतलब थीटा प्लस एप्सिलॉन थीटा से बड़ा है, तो इसके राइट हैंड में चला जाएगा, इधर इधर साइड चला जाएगा। और हमारा पीडीएफ क्या है, 0 से लेकर थीटा के बीच में हमारा है एन वाई टू द पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई थीटा टू द पावर एन है। फिर इसके बाद हमारा क्या हो जा रहा है, फंक्शन 0 हो जा रहा है, तो हमें इंटीग्रेट करना है थीटा माइनस एप्सिलॉन से लेकर एप्सिलॉन प्लस थीटा तक क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसको हम इंटीग्रल को हम थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हैं, थीटा माइनस एप्सिलॉन से लेकर थीटा तक, फिर प्लस थीटा से लेकर एप्सिलॉन प्लस थीटा तक हम इसको ब्रेक कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर इसका फंक्शन हमें देखो यहाँ पर करेंगे तो एफ वाई का यहाँ थीटा माइनस एप्सिलॉन से लेकर थीटा के बीच में हमारा फंक्शन की क्या वैल्यू है, थीटा माइनस एप्सिलॉन से लेकर थीटा के बीच में हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या है, हमारी फंक्शन की वैल्यू है एन वाई टू द पावर एन माइनस वन थीटा टू द पावर एन, यहाँ पर हो जाएगा डी वाई, फिर प्लस में फिर थीटा से लेकर एप्सिलॉन प्लस थीटा, ये एप्सिलॉन प्लस थीटा, यहाँ पर क्या है 0 डी वाई है, तो इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा केवल, बस इसका हमें इंटीग्रेशन करना रहेगा। अब समझ में आया? हाँ, तो इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये देखो एन थीटा टू द पावर एन हमारा कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा थीटा टू द पावर एन। क्या, फिर ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, वाई टू द पावर एन, वाई टू द पावर एन डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। फिर इसकी लोअर लिमिट थीटा माइनस एप्सिलॉन, अपर लिमिट थीटा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो हमारा क्या, एन से एन कैंसिल, इतना क्लियर है। फिर एन से एन कैंसिल हो गया तो हमारा हो जाएगा 1 बाई थीटा टू द पावर एन। इसका अपर लिमिट रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, थीटा टू द पावर एन माइनस थीटा माइनस एप्सिलॉन टू द पावर क्या हो जाएगा, एन आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, तो अब इसको देखो, अब इसको इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये थीटा टू द पावर एन डिवाइड बाई थीटा टू द पावर एन माइनस थीटा माइनस एप्सिलॉन टू द पावर एन डिवाइड बाई थीटा टू द पावर एन। तो ये वाला कट कर क्या हो जाएगा, ये कट कर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो 1 माइनस
इसको ये थीटा के अंदर जाएगा, मान लो ये थीटा माइनस एप्सिलॉन बाई थीटा, इसके ये इसके पावर होल पावर n हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 1 - एप्सिलॉन बाई थीटा टू द पावर होल पावर n हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 - एप्सिलॉन बाई थीटा टू द पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो अब हमने क्या निकाल लिया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड वाई माइनस थीटा लेस आर इक्वल टू एप्सिलॉन, या हमने क्या निकाला है यहाँ से। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड वाई माइनस थीटा लेस आर इक्वल टू एप्सिलॉन, ये कि हमारा क्या आया, 1 - एप्सिलॉन बाई थीटा टू द पावर n। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कहीं डाउट है तो बताओ किस स्टेप में। हाँ, यहाँ तक क्लियर है ना। तो अब इसके इसके दोनों साइड लिमिट एंड इन्फिनिटी लगाएंगे। ये देखो, लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड वाई माइनस थीटा लेस आर इक्वल टू एप्सिलॉन। अब इसके आगे लगाएंगे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 - एप्सिलॉन बाई थीटा टू द पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो अब इस लिमिट को हम ब्रेक करेंगे तो 1 के ऊपर n का कोई फंक्शन नहीं है, तो ये कांस्टेंट है, इसका लिमिट क्या हो जाएगा, 1 - लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 - एप्सिलॉन बाई थीटा टू द पावर n। देखो ये यहाँ पर हमारा जो है एप्सिलॉन बाई थीटा, एप्सिलॉन बाई थीटा हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 कोई वैल्यू है। ये एप्सिलॉन बाई थीटा हमारा क्या है, ग्रेटर देन कोई 0 वैल्यू है। अगर 1 में से एप्सिलॉन बाई थीटा को घटाएंगे तो ये क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा ना। अगर इसकी वैल्यू कुछ ग्रेटर देन 0 है तो 1 में से एप्सिलॉन बाई थीटा को हम घटाएंगे तो ये क्या, ये वाली टोटल वैल्यू हमारी क्या होगी, 1 से छोटी होगी ना। कितना क्लियर है ये वाला स्टेप। ये वाला बताओ मेरे को। एप्सिलॉन बाई थीटा हमारा क्या होगा, एप्सिलॉन कोई ग्रेटर देन 0 वैल्यू है, छोड़ा, हमारा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है। अगर इसमें थीटा से डिवाइड कर देंगे, थीटा देखो हमारा थीटा कोई पॉजिटिव नंबर है, तो अगर थीटा से डिवाइड करेंगे तो एप्सिलॉन बाई थीटा भी हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा। दोनों साइड थीटा थीटा से डिवाइड कर देंगे, थीटा हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये हमारा क्या होगा, एप्सिलॉन बाई थीटा भी ग्रेटर देन 0 होगा। अगर 1 में से मान लो ये वाले बहुत छोटी वैल्यू है, 0.00001, बहुत स्मॉल वैल्यू है, अगर 1 में से माइनस करेंगे 0.00001 तो ये इक्वल टू क्या आएगा, 0.99999 ऐसा करके आएगा ना ये वाली वैल्यू। तो ये वाली 1 - एप्सिलॉन बाई थीटा ये वाली लेस देन 0 होगी कि नहीं वैल्यू होगी इसकी वैल्यू। अगर 1 में से कुछ भी छोटा नंबर घटाएंगे तो वो क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, ये वाला स्टेप क्लियर है। अब हम देखो, हम जानते हैं अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x टू द पावर n ये होता है, ये 0 होता है अगर x जो है हमारा क्या है, 0 से लेकर 1 के बीच में होता है तो ये 0 होता है। अगर x इक्वल टू 1 होता है तो इसकी लिमिट क्या होती है, 1 होती है। अगर x ग्रेटर देन 1 होता है तो इसकी लिमिट इन्फिनिटी होती है। तो हमें 1 - थीटा एप्सिलॉन बाई थीटा, सॉरी 1 - एप्सिलॉन बाई थीटा ये वाली वैल्यू हमारी क्या है, लेस देन 0 है। हाँ, तो इसके अगर इसके आगे लिमिट लगाएंगे तो ये क्या, मान लो एक साइड इसको हम लोग 1 - एप्सिलॉन बाई थीटा को ले लेते हैं x। तो अगर यहाँ से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x टू द पावर n करेंगे तो इसका लिमिट हमारा क्या आएगा, x हमारा क्या है 1 - एप्सिलॉन बाई थीटा, तो x क्या है, लेस देन 1 है, तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया। तो अब यहाँ से टोटल यहाँ से हमारा क्या आ गया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड y माइनस थीटा लेस आर इक्वल टू एप्सिलॉन इक्वल टू क्या आ गया, इधर देखो
ये 1 है और इसका लिमिट क्या चला गया, 0 पे चला गया, तो ये क्या हो गया, ये 1 हो गया। हमारा डिफिनीशन क्या कहता था, हमारा डिफि और देखो हमारा डिफिनीशन ये कहता था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स एन माइनस कुछ भी लेस आर इक्वल टू एप्सिलॉन, सॉरी यहाँ पर वन मैंने गलत बोल दिया था। अगर लेस आर इक्वल टू लिया है, डिफिनीशन यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स एन माइनस एक्स लेस आर इक्वल टू एप्सिलॉन, तो अगर लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी पे क्या आना चाहिए, 1 आएगा, तो हम कहेंगे क्या, एक्स एन इज कन्वर्जेंट इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड वाई माइनस थीटा लेस आर इक्वल टू एप्सिलॉन, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका मतलब हम क्या कहेंगे, वाई कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू किस पे हो रहा है, थीटा पे हो रहा है। तो वाई हमारा क्या है, मैक्सिमम ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स एन है। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, ये वाला चीज। हम्म ये इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो बताओ मेरे को। आगे बढ़े कि यहाँ पर कहीं रिपीट करना है, बताओ। हाँ, ये समझ में आ गया ना। अब देखो, वो हमारा कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी निकालने का, अगर यहाँ पर देखो, अगर ये, अगर इस वाले में अगर वाई लिमिट एन टेंस इन्फिनिटी, अगर यहाँ पर जीरो के, अगर यहाँ पर अगर ये 1 के ना, अगर ये वाला डिफिनीशन अगर 1 यहाँ पर अगर नॉट इक्वल टू 1 आता, तब हम कहते हैं कि कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी टू थीटा पर ये कन्वर्ट नहीं कर रहा है। तो इसका एक जैसे ये, अगर हमने अभी पढ़ा, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स एन माइनस थीटा लेस आर इक्वल टू एप्सिलॉन इक्वल टू अगर 1 हो रहा है, तब हम कहेंगे क्या है वो, एक्स एन कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा है। अगर ये नॉट इक्वल टू 1 आएगा, नॉट इक्वल टू 1 आएगा, तब हम कहेंगे कि एक्स एन नॉट प्रोबेबिलिटी पर, कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी पर ये मतलब थीटा पर कन्वर्ट नहीं करेगा। ये समझ में आया? फिर एक ये मान लो, ये बार बार हमें इसका पीडीएफ निकालना पड़ेगा, अगर इस टाइप, अगर इस वाले डिफिनीशन हम यूज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पीडीएफ निकालना पड़ेगा। तो इसका एक अल्टरनेटिव मेथड है, लेकिन ये वाला जो है कन्वर्जेंस सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये केवल वन वे है, दोनों साइड से नहीं। इसका मतलब कि इसका ये है कि अगर हमें क्या एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्शन म्यू दिया रहेगा, वेरिएंस ऑफ एक्शन सिग्मा एन स्क्वायर दिया रहेगा, तब हम क्या कहेंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्शन इक्वल टू, अगर हमारा म्यू होगा, और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वेरिएंस ऑफ एक्शन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तब इस केस में कहें कि हमारा क्या है, एक्शन कन्वर्जेंट इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू, यहाँ पे जो हो रहा है इस पर प्रोबेबिलिटी करेगा। लेकिन अगर इन दोनों केस को अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा, तब हम कुछ भी नहीं कहेंगे, कुछ भी कहने से हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये वाला डेफिनेशन केवल वन वे है, वन वे है। अच्छा, तो जैसे मान लो अभी इस वाले क्वेश्चन को देखो, हमारा क्या था, हमारा हमारे यहाँ पर दिया हुआ था एक्स वन एक्स टू एक्स एन बी है रैंडम वेरिएबल, तो ये एक्स आई हमारा क्या फॉलो रहा है, इनफॉर्म जीरो थीटा फॉलो कर रहा है, तो हमें मैक्सिमम को बताना था ये क्या है, कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी टू थीटा है कि नहीं। तो देखो, एक सेकंड रुकना।
देखो ये वाला डिफिनीशन में पढ़ा था, हमें क्या दिया हुआ था, x1 x2 xn दिया हुआ था, हमारा x क्या फॉलो कर रहा था, इनफॉर्म जीरो थीटा। हमसे बोल रहा है कि वाई एन क्या था, मैक्सिमम ऑफ वाई इक्वल टू क्या था, वाई एन क्या था, मैक्सिमम ऑफ x1 x2 डॉट 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 xn है। तो इसको क्या ये वाई एन कन्वर्जेशन, इसको दिखाना था, ये कन्वर्जेशन प्रोबेबिलिटी टू थीटा था। तो इसको ऐसे भी देखा जा सकता है, एक्सन हम ये जानते हैं कि अगर एक्स फॉलो कर रहा है इनफॉर्म जीरो थीटा, तो इसका एक्सन जो होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सन इक्वल टू हमारा क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सन इक्वल टू होता है एन थीटा अपान में एन प्लस में वन होता है। और फिर इसका वेरिएंस ऑफ एक्सन होता है, वेरिएंस ऑफ एक्सन, वेरिएंस ऑफ एक्सन हमारा होता है, वेरिएंस ऑफ एक्सन होगा, ये इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है एन थीटा माइनस जीरो का, सॉरी थीटा का स्क्वायर, एन थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाई एन प्लस में वन का स्क्वायर एन प्लस में टू। तो हम देखो हमारा ये डिफिनीशन क्या बोल रहा था, ये डिफिनीशन ये वाला सेकेंड वाला जो डिफिनीशन था, ये केवल ये नीचे है, ये केवल ये वन वे है। अगर ये एग्जिस्ट करेगा, अगर लिमिट एक्सन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सन इक्वल टू म्यू होगा और वेरिएंस ऑफ एक्सन एन टेन टू इन्फिनिटी करने पर जीरो होगा, तब हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंस एक्सन कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी टू म्यू। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिमिट लगाओ, तो इस वाले केस में लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एक्सन इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एन थीटा डिवाइड बाई एन प्लस वन। तो ये थीटा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, इसको नीचे एन से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वन अपान में वन प्लस में वन बाई एन। तो लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये वाला चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वन बाई वन वन होगा, तो इक्वल टू क्या आ रहा है, थीटा पे आ रहा है। और इसका वेरिएंस क्या आगे लिमिट लगाएंगे, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी वेरिएंस ऑफ एक्सन, वेरिएंस ऑफ एक्सन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके आगे लिमिट लगाएंगे, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एन थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई एन प्लस में वन का होल स्क्वायर एन प्लस में टू। तो यहाँ से देखो ये थीटा स्क्वायर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, यहाँ से देखो यहाँ एक ऊपर एन है, यहाँ से एन कॉमन लेंगे तो दो एन स्क्वायर आएगा, यहाँ से एन कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, एन क्यू आ जाएगा। तो ये वन प्लस में वन बाई एन का होल स्क्वायर, फिर बचेगा वन प्लस में टू बाई एन। अब इसके आगे देखो लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी करेंगे तो इसको कट जाएगा, तो यहाँ पर नीचे दो बचेगा, तो ये वाला चीज़ इसका लिमिट, इसको ये तो जीरो हो जाएगा, ये वन, ये जीरो, ये वन, लेकिन यहाँ पर वन अपान में एन स्क्वायर है, तो लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी करेंगे तो इस पूरे का लिमिट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, थीटा स्क्वायर इंटू जीरो इक्वल टू क्या आ रहा है, जीरो। तो हमारा ये दोनों ये डिफिनेशन क्या बोल रहा था, जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सन म्यू पे जाए और वेरिएंस ऑफ एक्सन लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी करने पर जीरो के इक्वल जाए, तब हम क्या कहते थे, एक्सन कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू। तो यहाँ पर हमारा क्या था, एक्सन का क्या जा रहा था, थीटा पे जा रहा था, फिर इसका वेरिएंस क्या जा, इस लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर एक्सन एक्सपेक्टेशन लगेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सन। तो इसका एक्सपेक्टेशन लेने पर हमारा क्या है, जीरो थीटा पे जा रहा था और वेरिएंस किस पे जा रहा था, जीरो पे जा रहा था, तब हम क्या कहेंगे, एक्सन कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा। ये समझ में आया, ये बताओ। देखो बस ये डिफिनीशन अप्लाई करना था, है ना। फिर इसके बाद से एक और डिफिनीशन होता है, देखो वीक लाफ लार्ज नंबर बोलते हैं, इसका WLLN बोलते हैं। तो इसका बहुत से कभी कभार एक दो क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे x1 x2 xn bs सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन IID रैंडम वेरिएबल विथ मीन म्यू और फाइनाइट वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर देन वेरिएंस ऑफ xi। तो जैसे मान लो उसको हमें जैसे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा,
तो उसको यहाँ पर ये तो केवल जिसको वेरिएंस दिया रहेगा, हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑल एक्स आई हमारा क्या, एक्स आई टू द पावर हमारा के एग्जिस्ट करना चाहिए। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई टू द पावर के एग्जिस्ट करेगा तो देन एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n समेशन ऑफ एक्स आई टू द पावर के कन्वर्जेंट इन प्रोबेबिलिटी टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर के। ये समझ में आया? ये डिफिनीशन है। अगर हमें एक्स बार को हमें बोलेगा कि कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू दिखाओ, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, तो इसके लिए ये नहीं कि इसका मीन निकालो फिर वेरिएंस निकालो। एक्स बार को हम लोग लिख सकते हैं ना 1/n समेशन ऑफ एक्स आई, तो ये कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी टू क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, क्योंकि के की जगह क्या है 1 है। और हमसे कोई पूछेगा 1/n समेशन ऑफ एक्स आई टू द पावर 4, तो ये कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो डायरेक्ट ये WLL का यूज करके ये किसके इक्वल है, ये आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर 4। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल 4 अगर थीटा के इक्वल होगा तब कहेंगे कि ये कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी टू ये है। समझ में आया? देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, लेट x1 x2 xn बी है सीक्वेंस ऑफ IID रैंडम वेरिएबल विथ कॉमन PDF। ये हमारा फॉलो कर रहा है, ये शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल है। ये वाला हमारा क्या है, शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल है। तो अगर एक्स हमारा क्या फॉलो कर रहा है, शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल है, तो एक्स माइनस थीटा हमारा फॉलो करेगा एक्सपोनेंशियल 1 फॉलो करेगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल का मीन क्या होता है, इसका 1 होता है, तो ये आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस इसका एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट का क्या होता है थीटा होगा इक्वल टू 1। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस में थीटा हो जाएगा। तो हमसे ये पूछ रहा है कि ये एक्स बार कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू क्या है 1 प्लस में थीटा है। तो 1 प्लस में थीटा इसका मतलब कि एक्स बार का क्या करता है WLL से बाई WLLN 1/n समेशन ऑफ एक्स आई टू द पावर के कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर के। तो यहाँ पर के की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1/n समेशन ऑफ एक्स आई कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कितना आया है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हमने निकाला है 1 प्लस में थीटा, 1 प्लस में थीटा। तो इसका मतलब कि एक्स बार कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू क्या होगा, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू 1 प्लस में थीटा। ये समझ में आया? ये देखो ये WLL हमारा क्या कहता है, ये डिफिनेशन समझ में आया कि नहीं, ये वाला डिफिनेशन। ये डिफिनेशन बोल रहा है कि WLL थ्योरम ये कहता है कि हमें 1/n समेशन ऑफ एक्स आई टू द पावर के, ये कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर के। अगर हमसे कोई पूछेगा अगर के की वैल्यू अगर 2 दिया रहेगा तो 1/n समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, ये कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू किस पे होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ के की वैल्यू कितनी है 2 है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर 2 इस पर हमारा होगा। अगर यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ पर एक्स क्यूब हो जाएगा। ये डिफिनेशन आप समझ में आया? हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर दिया है, तो 1/n समेशन ऑफ n सॉरी एक्स बार कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू 1 प्लस में थीटा। तो एक्स बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स बार हमारा दिया हुआ है 1/n समेशन ऑफ एक्स आई। तो पिछले इस वाले डिफिनेशन से मैच करो, इस वाले डिफिनेशन से यहाँ पर क्या है एक्स टू द पावर के है, के की जगह यहाँ पर क्या है 1 है, तो ये कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू किस पे होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, के की पावर 1 है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ये होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना है। तो देखो एक्स हमारा फॉलो कर रहा है शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल, एक जो है हमारा क्या फॉलो कर रहा है शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल है, तो एक्स माइनस थीटा हमारा फॉलो करेगा एक्सपोनेंशियल 1। और यहाँ पर एक्स माइनस थीटा का जगह मान लेते हैं एक्स माइनस थीटा की जगह वाई रख दो, यहाँ पर एक्स माइनस थीटा की जगह वाई रख देंगे तो हमारा क्या आएगा, हाँ देखो हमारा एफ एक्स इक्वल टू क्या है, ये वाला चीज़ नहीं समझ में आ रहा है ना। देखो एक्स माइनस थीटा क्या है, एक एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू थीटा है 0 अदरवाइज है,
तो हम यहाँ पर देखो x माइनस थीटा इजक्वल टू वाई रख देंगे, तो x इजक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर देखो x माइनस थीटा, हाँ, तो यहाँ पर एफ ई टू पावर माइनस वाई जीरो। अगर देखो यहाँ पर x टेंस टू थीटा पे जाएगा तो y क्या होगा, y टेंस टू जीरो पे जाएगा। अगर x इन्फिनिटी पे जाएगा तो y हमारा किस पे जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। तो y का रेंज क्या हो गया, जीरो से लेकर y लेस देन इन्फिनिटी हो गया, जीरो अदरवाइज हो गया। तो ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है, y किसका डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सपोनेंशियल का। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ y इक्वल टू कितना आएगा, वन आएगा। ये समझ में आया। तो x माइनस थीटा इक्वल टू हमने क्या लिया हुआ है, y लिया हुआ है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस थीटा इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ y। तो फिर यहाँ से एक्सपेक्टेशन, इसको ये क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ y कितना आया, वन आया है। और एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा क्या है, थीटा कांस्टेंट है, तो इसका एक्सपेक्टेशन कितना आएगा, वन आएगा। तो सॉरी थीटा आएगा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, वन प्लस में थीटा आ जाएगा। ये समझ में आया आप। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल टू वन प्लस थीटा आ गया। और हमें क्या करना, वन अपान एन समेशन साई कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी टू, कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी टू किस पे होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x पे होगा। यहाँ तक समझ में आया है। हाँ, तो ये क्या एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल टू कितना है, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल टू कितना है, वन प्लस में थीटा है। तो इसका मतलब कि x बार हमारा किस पर कन्वर्ट करा है, कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी टू वन प्लस में थीटा। समझ में आया। अब इस पर डाउट है तो बताओ। देखो सेम यही चीज जो कंसिस्टेंसी क्या बोलता है, कंसिस्टेंसी ऑफ एस्टिमेटर जो होता है वो क्या, थीटा कैप इज कंसिस्टेंट फॉर थीटा इफ एंड ओनली इफ, इसको बोलते हैं बोथ वे, इफ एंड ओनली इफ थीटा कैप कन्वर्जेंट इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा। इसका मतलब कि थीटा कैप क्या बोल रहा था, वहां पर हमारा क्या था, एक्सन कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स था। तो यहाँ पर एस्टिमेटर है तो एस्टिमेटर को हम थीटा कैप से लिखते हैं, तो थीटा कैप कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा है। तो इसका मतलब कि कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी थीटा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड थीटा कैप, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड थीटा कैप माइनस थीटा लेस आर इक्वल टू एप्सिलॉन इक्वल टू क्या, ये वन होना चाहिए एज एन टेंड टू इन्फिनिटी। बस कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी निकालने का मतलब हमें क्या पूछ रहा है, बेसिकली हमें कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। समझ में आया। फिर ये बोथ वे कंडीशन है, अगर ये होगा तो हम कहेंगे कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, अगर नॉट इक्वल टू वन आएगा तो हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर नहीं है। जैसे हमने कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी के लिए देखा था, क्या एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करने पर, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्सन की क्या थीटा पर जाना चाहिए, और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वेरिएंस ऑफ एक्सन इक्वल टू क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था। तो हम उसे क्या बोल रहे थे, उसको हम बोल रहे हैं एक्सन कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी टू थीटा, थीटा या म्यू, थीटा और म्यू यहाँ पर जो भी रहेगा। हाँ, तो ये केवल वन वे कंडीशन, अगर ये सेटिस्फाई करेगा तब हम कहेंगे कि वो कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी। बेसिकली हमें कंसिस्टेंसी निकालना है, कंसिस्टेंसी निकालना मतलब क्या, हमें कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी निकालना। कंसिस्टेंसी का कंसेप्ट समझ में आया। हम्म, ये बताओ, ये क्लियर है, कंसिस्टेंसी का डेफिनेशन क्लियर है। अगर हमसे क्वेश्चन में कंसिस्टेंसी पूछे या कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी पूछे, दोनों सेम ही समझना। अगर कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी निकालना हो या कंसिस्टेंसी निकालना हो, अगर हमें कंसिस्टेंसी भी निकालना है तो कंसिस्टेंसी का डेफिनेशन क्या बोल रहा है, थीटा कैप कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी टू थीटा। तो इसको डायरेक्ट इसको लगाएंगे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड थीटा कैप माइनस थीटा लेस आर इक्वल टू एप्सिलॉन इक्वल टू क्या, वन आता है एज एन टेंड टू इन्फिनिटी पर। ये समझ में आया। देखो अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख के डरो मत, अच्छा ना। हमने क्या पढ़ा था, देखो ये क्या दिया हुआ है, एक्स आई फॉलो क्या कर रहा है,
एक्स आई फॉलो हमारा कर रहा है एन थीटा कामा थीटा स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कितना आएगा थीटा, वेरिएंस ऑफ एक्स कितना आएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स कितना आएगा थीटा स्क्वायर होगा। हम्म अब हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ अगर एक्स स्क्वायर निकालना होगा तो वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो वेरिएंस ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, थीटा स्क्वायर दिया हुआ है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कितना है थीटा, थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो थीटा स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 2 थीटा स्क्वायर आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। और हम ये जैम 2015 का क्वेश्चन है। हम ये जानते हैं अनबायस्ड एस्टिमेटर किसे कहते हैं, अगर कोई भी है, अगर मान लो अगर उसका एक्सपेक्टेशन निकालने पर जिसके बराबर आ जाए, जैसे मान लो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इज इक्वल टू क्या आता था जी थीटा, तब हम क्या कहते थे टी इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ जी थीटा। तो ये इस वाले केस में क्या बोल रहा है, ये हमसे बोल रहा है कि T1 का स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर होगा। तो T1 का स्क्वायर इसका हमें एक्सपेक्टेशन निकालना है, अगर T1 का स्क्वायर का हम एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो T1 क्या है, समेशन ऑफ एक्स आई है। तो हमें T1 का स्क्वायर देखो, हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 का स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर करेंगे तो इक्वल टू क्या होगा 1/n स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 का ये देखो यहाँ से देखो, अगर हम एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 क्या फॉलो करेगा, T1 सॉरी इसको अगर हमें निकालना होगा डायरेक्ट तो एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 इज इक्वल टू करेंगे तो ये क्या है एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 का स्क्वायर, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 का स्क्वायर करेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 का स्क्वायर इक्वल टू होगा हाँ तो एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 स्क्वायर, तो ये से देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 स्क्वायर करेंगे तो 1/n स्क्वायर है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये T1 हमारा क्या फॉलो कर रहा है, समेशन एक्स आई फॉलो कर रहा है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 इक्वल टू हो जाएगा एन थीटा। क्योंकि इसका सबका समेशन करेंगे ना, नहीं समझ में आया, एक सेकेंड, एक्स आई हमारा फॉलो कर रहा है क्या नॉर्मल थीटा कामा थीटा स्क्वायर है। तो समेशन ऑफ एक्स आई हमारा क्या फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा एन नॉर्मल एन थीटा कामा में एन थीटा स्क्वायर। ये समझ में आया। हम्म हम्म ये वाला क्लियर है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा T1 है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा एन थीटा हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ ये एन थीटा स्क्वायर फिर प्लस में क्या हो जाएगा एन थीटा का होल स्क्वायर। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा एन एन हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा एन थीटा स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। यहाँ से थीटा स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो थीटा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एन प्लस में एन स्क्वायर आएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 स्क्वायर कितना आ गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 स्क्वायर हमारा कितना आया, यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया थीटा स्क्वायर एन प्लस में एन स्क्वायर। तो फिर इसके आगे हमें क्या, हमें 1/n में एन स्क्वायर का 1/n में एन स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 का स्क्वायर करेंगे तो ये किसके इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है थीटा स्क्वायर 1/n स्क्वायर एन प्लस में एन का स्क्वायर। तो क्या ये थीटा स्क्वायर के इक्वल है, तो ये थीटा स्क्वायर के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा ये थीटा स्क्वायर के इक्वल नहीं है। तो
इसका मतलब क्या है, ये अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं होगा। अब समझ में आया? हाँ, और नहीं समझ में तो बताओ। हम्म। ये बताओ मेरे को, ये समझ में आया कि नहीं? अगर हम अनबायस्ड एस्टिमेटर किसे कहते हैं, एक्सपेक्टेशन निकालो टी का, ये क्या है, थीटा के इक्वल आएगा। तो टी इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ क्या होता है सर, थीटा होता था। तो हमने इसका एक्सपेक्टेशन निकाला तो थीटा स्क्वायर के बराबर आया नहीं ना। तो थीटा स्क्वायर के बराबर नहीं आया तो इसके क्या, तो ये अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं होगा। ये वाला समझ में आया? हम्म। हम्म। अब देखो सेकेंड वाला बोल रहा है टी टू इज अनबायस्ड फॉर थीटा स्क्वायर। ये ये वाला ऑप्शन हो गया। फिर अब बी के लिए क्या बोल रहा है, टी टू इज अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर थीटा स्क्वायर। तो टी टू हमारा क्या पर है, समेसन एक्स आई स्क्वायर है। और क्या है, टी टू इक्वल टू क्या है, समेसन एक्स आई का स्क्वायर। हम्म। तो एक्सपेक्टेशन आप देखो देखो, एक्सपेक्टेशन आप क्या है, एक्सपेक्टेशन आप एक्स आई स्क्वायर कितना है, टू थीटा स्क्वायर है। ये देखो एक्सपेक्टेशन आप एक्स आई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, टू थीटा स्क्वायर है। तो अगर हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ टी टू निकालना होगा, अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ टी टू निकालना होगा तो इसको क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ समेसन एक्स आई का स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वन का स्क्वायर प्लस में एक्स टू का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस में एक्स एन का स्क्वायर। तो सारा एक्स आई हमारा क्या दिया हुआ है, सारा एक्स आई का एक्सपेक्टेशन कितना है, टू थीटा स्क्वायर है। तो इसको ऐसे लिखेंगे ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वन का स्क्वायर प्लस में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू का स्क्वायर प्लस में डॉट 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 प्लस में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एन का स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई क्या दिया हुआ है, टू थीटा स्क्वायर दिया हुआ है। तो टू थीटा स्क्वायर प्लस में टू थीटा स्क्वायर प्लस में डॉट 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 प्लस में टू थीटा स्क्वायर। ये कितने टाइम ऐड हो रहा है, एन टाइम। तो ये कितना हो जाएगा, टू एन थीटा स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी टू इक्वल टू कितना आ गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी टू इक्वल टू कितना आ गया हमारा, टू एन थीटा स्क्वायर। तो बी वाले ऑप्शन में हमें क्या बोल रहा है, बी वाले ऑप्शन में हमें क्या बोल रहा है, टी टू बाई टू एन इज अनबायस्ड एस्टिमेटर थीटा स्क्वायर। टी टू बाई टू एन, टी टू बाई टू एन का एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वन बाई टू एन एक्सपेक्टेशन ऑफ टी टू। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी टू हमने क्या निकाला था, पहले वन बाई टू एन है, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी टू क्या था, टू एन थीटा स्क्वायर, टू एन थीटा स्क्वायर। तो टू एन से टू एन हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा स्क्वायर। तो इसका एक्सपेक्टेशन निकालने पर थीटा स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी टू बाई टू एन इक्वल टू क्या आ रहा है, थीटा स्क्वायर। तो ये इम्प्लाइज क्या करेगा, टी टू बाई टू, टी टू बाई टू एन इज, टी टू बाई टू एन इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर। ये समझ में आया? पी वाला हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आप बताओ। हम्म। समझ में आ गया ना? अब देखो ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। तो यहाँ पर देखो, इसका मैं इसका डुप्लीकेट लेता हूँ। देखो हमसे क्या पूछ रहा है, टी टू बाई एन स्क्वायर इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर। तो टी टू बाई एन स्क्वायर, हाँ देखो सॉरी यहाँ टी वन बाई, तो हमारा टी वन बाई एन, टी वन बाई एन करेंगे तो टी वन हमारा क्या दिया हुआ है, समेसन ऑफ एक्स आई दिया हुआ है। तो अगर टी वन बाई एन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, वन बाई समेसन ऑफ एक्स आई आएगा। तो ये वन अपान एन समेसन ऑफ एक्स आई कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू किस पर जाएगा, वन अपान एन समेसन एक्स आई एक्स आई टू पावर के कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू किस पर जाता था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू पावर के पर जाता था। तो यहाँ पर के वैल्यू, के की जगह क्या है, के की जगह वन है। तो क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पे जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बताओ। हम्म।
हाँ या ना, क्लियर नहीं है तो बताओ, मैं फिर से समझा दूँ। हाँ, अरे यहाँ देखो, डब्ल्यू एल एल हमारा क्या कहता था, 1/n समेशन ऑफ एक्स आई टू पावर के कन्वर्ट। देखो, तो इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कितना था, थीटा था, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, थीटा हो गया। तो T1/n कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, तो ये भी, ये क्या, इनवेरियंस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो थीटा स्क्वायर के लिए चाहिए, तो ये T1 स्क्वायर/n कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू क्या हो जाएगा, थीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा सी वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। समझ में आया? अरे एमएलई हमने नहीं पढ़ा था, एमएलई पढ़ा था ना। अगर एक्स बार कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा है, सॉरी, एक्स बार एमएलई है, जैसे एक्स बार इनवेरियंस प्रॉपर्टी फॉलो करता है ना, तो वैसे ही ये भी इनवेरियंस प्रॉपर्टी फॉलो करता है। मेनली जैसे इनवेरियंस प्रॉपर्टी फॉलो करता है, वैसे भी ये भी इनवेरियंस प्रॉपर्टी फॉलो करता है। अगर ये, अगर मान लो एक्स एन कन्वर्जेंट इन प्रोबेबिलिटी टू, मान लेते हैं जी थीटा है, तो मान लो यहाँ पर टी मान लेते हैं, टी कन्वर्जेंट प्रोबेबिलिटी टू जी थीटा है। ये समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, तो वैसे ही देखो, अब दूसरा वाला हमारा क्या दे रहा है, ये दूसरे वाले में देखो, डी वाला ऑप्शन देखो, डी वाला में ऑप्शन क्या बोल रहा है, T2/2n इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर बाय थीटा स्क्वायर। तो T2 हमारा क्या है, अगर T2/n करेंगे, T2/n करेंगे, तो T2/n इक्वल टू क्या आएगा, 1/n समेसन ऑफ एक्स आई स्क्वायर। ये कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू कहाँ होगा बताओ मेरे को, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा कितना था, टू थीटा, 2 थीटा स्क्वायर। तो हमें देखो, T2/n कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू किस पे कर रहा है, 2 थीटा स्क्वायर पे कर रहा है। तो हमें T2/2n, सॉरी यहाँ पर कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी, T2/2n कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी टू किस पे होगा बताना मेरे को, T2/2n कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू 1/2 इंटू 2 थीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ये थीटा स्क्वायर आ गया। तो T2/2n कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा स्क्वायर, तो ऑप्शन डी वाला भी क्या हो गया, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर हो गया। समझ में आया? अब कहीं डाउट है तो बताओ।